Hello aspirants, in this session we are going to learn about constitutional bodies in India. Students, आज का जो है हमारा क्लास होगा वह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हमारे भारत की हैं लगभग 10 से 12 हैं जिनके बारे में आज हम इस एक पूरे क्लास में पढ़ लेंगे, जिससे हमारे परीक्षा में लगातार कम से कम एटलीस्ट 1 क्वेश्चन जो है वह हर साल आते ही आते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए इस एक क्वेश्चन के लिए हम कम से कम 30 मिनट अपना देंगे ही। और इस स्लाइड को मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया है ताकि आप काफ़ी आसान भाषा में समझ सके। तो केयरफुली इस पूरे क्लास को देखिएगा और साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ होगा जिसको आपको सेकेंड रीडिंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इजीली मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस पीडीएफ को लेकर और एक बार और अच्छे से पढ़ सकते हैं। लेकिन सिर्फ पीडीएफ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप क्लास को अवश्य सुनिए क्योंकि कहाँ कब हमने क्या डाला है तो वह आपको ताकि इजीली समझ में आ जाए और पीडीएफ पढ़ने के बाद क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होने जा रही है हमारी, क्योंकि हमारी यह क्लास जो होगी यह निश्चित तौर पर इस क्लास से एक प्रश्न पीटी 2024 में जो 16 जून का है अवश्य आएंगे। इसके अलावा स्टेट पीसीएस की दृष्टि से भी यह क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस क्लास के बाद हम जो है वह कुछ स्टैट्यूटरी बॉडी के बारे में भी यानी कि सांविधिक जो निकाय है उसके बारे में भी एक क्लास लेंगे। तो कुल मिला के हमारी जितनी भी जो ऑटोनॉमस बॉडी हुई या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई या स्टैट्यूटरी बॉडी हुई सब कवर हो जाएगा, जिससे कम से कम एक प्रश्न जरूर आएगा। तो इसलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। की कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है संवैधानिक इसको निकाय बोला जाता है। तो संवैधानिक निकाय होता क्या है। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी इंडिया में उनको देखेंगे और उन सब की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से है। तो इन सभी को एक एक करके काफी जो है वह ब्रीफ में लेकिन अच्छे से हम देखेंगे, और ताकि आपका जो प्रश्न हो वह छूटे ना और उसके गलत होने की भी संभावना काफी कम रहे। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और अच्छे से जो है वह इसको एक करके देखते हैं। तो ये सारे हमारे जो टॉपिक है यही हमारा सिनॉप्सिस है। इसी जो 15 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टूडेंट होता वह है कि जिसका जो जिक्र हो, ऐसी संस्था जिसका जिक्र कहाँ पे किया गया हो, कॉन्स्टिट्यूशन में। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जिसका जिक्र किया गया हो। और वह जो संस्था होगी वह भारत के संविधान के प्रति क्या होगी उत्तरदायित्व होगी। डायरेक्टली किसके प्रति उत्तरदायित्व होगी, भारत के संविधान के प्रति उत्तरदायित्व होगी। और उसकी स्थापना भी भारत के संविधान में दिए गए किसी जो है वह अनुच्छेद के माध्यम से की गई हो। तो वह क्या हो गई हमारी, बेसिकली क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को हमने क्या समझा कि कोई ऐसी संस्था जिसका जिक्र हमारे संविधान के किसी न किसी जो हिस्से में है वह दिया गया हो, किसी आर्टिकल में उसका जिक्र हो या किसी अ, अनुसूची में, शेड्यूल में उसका जिक्र हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसका जिक्र हो। तो ऐसी संस्थाओं को जो है हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो इस प्रकार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। और भारत की इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनको यदि हम देखें तो नीचे दी गई हैं। इन्हीं के बारे में जो है एक एक करके हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम कौन सी देखेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि इस वक्त काफी चर्चा का विषय भी है क्योंकि चुनाव होने जा रहे हैं लोकसभा का। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखेंगे। देन उसके बाद स्टूडेंट हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन देखेंगे जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि हम जिसकी एग्जाम हम देते रहते हैं। तो इस सब की जो है वह इन संस्थाओं के बारे में, इन बॉडीज के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया काफी चर्चा का विषय रहा। मोस्ट प्रॉब्ली है कि इससे क्वेश्चन आए ही आए इस स्टूडेंट, क्योंकि इस साल क्या हुआ है, इस साल फाइनेंस कमीशन जो है वह इस्टेब्लिश किया गया है अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में। तो यह सब सारी जानकारी आपको आने वाले कुछ समय में मिलेंगी। नेक्स्ट उसके बाद जो है हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स
काउंसिल, जिसे जीएसटी काउंसिल कहा जाता है, इसको देखेंगे। जीएसटी का जो कलेक्शन है लगातार बढ़ रहा है, इस वजह से भी यह काउंसिल जो है वह लगातार चर्चा का विषय रहती है। तो यह भी काफी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नेक्स्ट उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल यानी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है, जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग। इसके बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, और देन उसके बाद हम बैकवर्ड क्लास के लिए भी नेशनल कमीशन जो हमारा है उसको देखेंगे। नेक्स्ट जो है वह एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देखने को मिलती है, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मॉनिटरीज। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या है, कहाँ कहाँ इसका जो है वह जिक्र किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देन स्टूडेंट उसके बाद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जिससे लगातार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वह है क्या है, सीएजी। क्या है, सीएजी, हमारा सीएजी जिसका संविधान में जिक्र है, और सीएजी के बारे में जो है वह हम अध्ययन करेंगे कि सीएजी जो है वह बेसिकली होता क्या है और इसके क्या क्या जो है वह फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022 पीटी का क्वेश्चन रहा है, और इसके बाद एक एडवोकेट स्टेट ऑफ जनरल ऑफ द स्टेट। तो यह भी जो है वह परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता है। तो यह सारी जो संस्थाएं हैं, जो बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, और उसके बाद जो है वह हमारी एक जनरल जो है वह अंडरस्टैंडिंग विकसित हो जाएगी, ताकि हम जो परीक्षा में जो प्रश्न आए इन संस्थाओं से संबंधित, देखिए ये संस्थाएं जो है इसमें समझने की जैसी कोई बात नहीं है। इससे जो क्वेश्चन आएंगे तो वह स्टेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स में कहीं कहीं पर जनरल अंडरस्टैंडिंग पर प्रश्न आते हैं, जैसे 2022 का काफी अच्छा क्वेश्चन था कि अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को लेकर, तो काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। बेसिकली इस क्लास में हमारा यह उद्देश्य रहेगा कि आपको बेसिक फैक्ट्स के साथ साथ जो है वह एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी क्रिएट कर दी जाए इस टॉपिक को लेकर। तो ये काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण होने जा रहा है टॉपिक। तो चलिए चलते हैं, अपने एक एक बॉडी को देखते हैं, और उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो फंक्शन है, उन सबको देखते हैं जिससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने बॉडीज की ओर। तो सबसे पहले जो है हम देखेंगे वह है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे। तो इसका प्रावधान कहाँ पे है स्टूडेंट, यदि इसके प्रावधान की बात करें तो वह है आर्टिकल 324 में। 324 में स्टूडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है, जो कि काफी महत्वपूर्ण संस्था है इस वर्ष के लिए, क्योंकि इस वर्ष लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है। यदि इसके संयोजन की हम बात करें, यानी कि इसकी संरचना की, तो कौन कौन से इसमें होते हैं, तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा प्रश्न कैसे बनेंगे, हम प्रश्न के नेचर को साथ में लेते हुए, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को एनालाइज किया है और उनका नेचर कैसा रहता है, उसको साथ में उस नेचर से आपको जो है वह अवगत कराते हुए चलेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ कहाँ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यह जब हम देखते हैं क्या लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य चुनाव आयुक्तों की संख्या। तो यहाँ पे प्रश्न बन सकता है कि भारत में जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी संख्या किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, संसद के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, या फिर संविधान संशोधन के माध्यम से। तो इस प्रकार के कुछ ऑप्शन बनाए जा सकते हैं। तो उस संबंध में यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण जो लाइन है वह क्या है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वह जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनकी संख्या निर्धारित की जाती है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। यदि इनकी नियुक्ति की बात करें हम स्टूडेंट, तो इनकी नियुक्ति में जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय जो है वह चयन समिति की सिफारिश पर जो है वह की जाती है। यह जो चयन समिति होती है, इसमें कौन-कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा जो है वह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री होते हैं, और उसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। काफ़ी चर्चा का विषय रहा, और इसमें हाल ही में 2023 में इसमें संशोधन भी किया गया। यह जो पूरा
स्ट्रक्चर दिख रहा है इस चयन समिति का, यह कब से आया? 2023 के संशोधन से ही आया। 2023 के संशोधन से ही यह जो है वह चयन समिति आई। तो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था बर्नवाल केस, उसी में के निर्णय को जो है वह पलटते हुए 2023 का संशोधन किया गया था। तो इसमें चयन समिति में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कौन कौन से? भारत के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय मंत्री, जो कि काफी विवाद का विषय बन गया था। तो और इसके अलावा विपक्ष का नेता। तो यह एक संरचना हुई। यदि इसके हम कार्यकाल की बात करें तो इसका कार्यकाल जो है इलेक्शन कमिश्नर का वह 6 वर्ष होता है, या तो 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो जाए। यदि 65 वर्ष की आयु पहले पूरी हो गई 6 वर्ष के कार्यकाल होने से, तो भी जो है वह अपने पद से हट जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वह इनका कार्यकाल होता है। यदि बात करें तो इनके जो पद से इन्हें हटाया कैसे जा सकता है कार्यकाल पूर्ण होने से पहले, तो यदि उसको हम देखें तो मुख्य चुनाव आयुक्त को जो है वह सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, ध्यान दीजिएगा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उनके जज की तरह जो है वह उसी तरीके से हटाया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को किस तरीके से हटाया जा सकता है, तो आप इसे जल्दी से पढ़िए, या तो फिर आने वाली क्लास में हम इसको जरूर कवर कराएंगे। और एग्जाम काफी नजदीक आ गए हैं, तो आप जो है वह इसे पढ़िए, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स स्टूडेंट सॉरी फंडामेंटल जो हमारे सब्जेक्ट के हैं वह काफी अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अगर जब तक फंडामेंटल यानी बेसिक क्लियर नहीं होंगे, एग्जाम के क्वेश्चन को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह जो है वह इसके मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, सिर्फ उसी की सिफारिश पर जो है वह अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यदि सिफारिश कर दे, तो जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनको हटाया जा सकता है। तो यह बेसिकली जो चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त और मुख्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनके हटाने की प्रक्रिया को हमने देखा। इसके अलावा जो है वह त्यागपत्र में भारत के राष्ट्रपति को जो है वह लिखकर इस्तीफा भी दे सकता है। यानी कि इस्तीफा वह देगा तो किसको देगा? भारत के राष्ट्रपति को। कार्यकाल में बदलाव की जो है नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा आगे की नियुक्ति के लिए जो होता है वह क्या होता है? पात्र होता है। यानी कि जो एक बार इलेक्शन कमिश्नर के पद पर यदि बैठ गया, तो क्या वह भारत सरकार के अंतर्गत आगे की नियुक्ति के लिए पात्र होगा? तो जो बिल्कुल हाँ, वह आगे की नियुक्ति के लिए पात्र होगा। नेक्स्ट उसके कर्तव्य और शक्तियां क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका। तो वह है कि संसद, राज्य विधानमंडल, भारत के राष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल कार्यालयों के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति होती है। तो ध्यान दीजिए किसके किसके? संसद के, राज्य विधान मंडलों के, भारत के राष्ट्रपति के और भारत के उपराष्ट्रपति के। इन्हीं 4 कार्यालयों का जो है वह इसका चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति इसको होती है। तो इस प्रकार जो है वह काफी इम्पोर्टेंट बॉडी हमारे लिए, ये इसको हमने अच्छे से देख लिया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बॉडी की ओर। तो अगली हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी कि यूपीएससी। तो यूपीएससी के बारे में देखते हैं। तो यूपीएससी का संवैधानिक प्रावधान की यदि बात करें तो अनुच्छेद 315 से 323 के बीच जो है वह इसका जिक्र किया गया है। पूरे इसके स्ट्रक्चर, इसका जो कार्यकाल होगा और इसका कार्य क्या होगा, इन सब के बारे में इस अनुच्छेदों में इसका जिक्र है। तो कहाँ पे है? अनुच्छेद 315 से 323। आर्टिकल भी आपको याद रहने चाहिए। यूपीएससी में तो आर्टिकल पूछे जाने की संभावना काफी कम रहती है, लेकिन हमारे स्टेट पीसीएस इत्यादि में जो आर्टिकल है, आर्टिकल डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो यह भी ध्यान रखेंगे। यदि इसकी संरचना की हम बात करें तो इसमें होता कौन है? तो इसमें एक अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित जो है वह अन्य सदस्यों की संख्या। यानी कि यहाँ पे प्रश्न पूछ सकता है कि यूपीएससी के सदस्यों की संख्या संविधान में निर्धारित की गई है। तो यह जो स्टेटमेंट होगा वह गलत हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि यूपीएससी के सदस्यों की जो संख्या है वह संविधान में निर्धारित होकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। तो यह एक महत्वपूर्ण जो है वह स्टेटमेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इसकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी
नियुक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, जो कि हमारे इलेक्शन कमिश्नर का था। तो यह हो गया। इन सबसे स्टूडेंट देखने में आपको नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट लगते हैं, लेकिन जब यही क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में, हमारे एग्जाम हॉल में आ जाएंगे, तो हाथ पैर फूलने लगते हैं स्टूडेंट कि क्या होगा इसका। काफी कंफ्यूजिंग लगता है, तो इसलिए ध्यान से इसको देखिए। और ये जो लाइन है कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित अन्य सदस्यों की संख्या, काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। अगर आप टेस्ट सीरीज भी देते होंगे, तो यदि अच्छे इंस्टीट्यूशन की टेस्ट सीरीज देखते होंगे, तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे हैं होंगे, और प्रीवियस ईयर में तो आप देखे ही होंगे। नेक्स्ट ये देखिए, तो इनको अपने पद से हटाया कैसे जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वह संविधान में उल्लिखित तरीकों के आधार पर, यानी कि कौन कौन से आधार, दुर्व्यवहार के आधार के मामले में राष्ट्रपति को जो है वह जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भेजना होगा। यानी कि इनको कैसे हटाया जा सकता है, तो इनके दुर्व्यवहार के आधार पर जो है वह, अब दुर्व्यवहार क्या होगा इसकी कोई परिभाषा नहीं है, यह राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा कि इनके किया गया कोई व्यवहार दुर्व्यवहार है या नहीं है। यदि राष्ट्रपति को लगता है कि वह दुर्व्यवहार है, तो वह उसकी जांच के लिए जो है वह सुप्रीम कोर्ट भेजेगा। और यदि सर्वोच्च न्यायालय हटाने के कारण को जो है वह बरकरार रखता है और ऐसी सलाह देता है कि इन्हें हटा दिया जाए, तो राष्ट्रपति जो है वह यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को हटा सकता है। तो बेसिकली इनके हटाने की यही प्रक्रिया है। नेक्स्ट, यह त्यागपत्र जो है वह राष्ट्रपति के नाम सीधे त्यागपत्र भी लिख सकते हैं और त्यागपत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। इसके बाद कार्यकाल के बाद यदि उनकी नियुक्ति की बात की, तो अध्यक्ष आगे किसी भी रोजगार के लिए जो है वह क्या होगा, पात्र नहीं होगा। यानी कि यदि कोई व्यक्ति यूपीएससी का अध्यक्ष एक बार बन जाता है, तो किसी अन्य जो है वह नियुक्ति के लिए वह पात्र नहीं रह जाता। यह भी काफी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। नेक्स्ट, जो अन्य सदस्य यूपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रूप के जो है वह पात्र होते हैं। यानी कि जो यूपीएससी के अन्य सदस्य होंगे, वह यूपीएससी के ही अध्यक्ष या तो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के पात्र होंगे, लेकिन किसी अन्य रोजगार में जो है वह यह नहीं जाएंगे, यानी किसी अन्य नियुक्ति के लिए यह पात्र नहीं होंगे। तो इस प्रकार स्टूडेंट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है कि जो सदस्य होंगे वह लोक सेवा आयोग जो होगा संघ का, या तो फिर राज्य के जो लोक सेवा आयोग होंगे उसके सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए पात्र रह जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बन सकता है। इनकी इनकी जो कर्तव्य है या शक्तियां हैं वह क्या क्या होती है, यदि उनकी हम बात करें, तो यूपीएससी भारत की केंद्रीय भर्ती एजेंसी है। यानी कि संघ की जो भर्तियां होती हैं विभिन्न प्रकार की, उनकी भर्ती से संबंधित जो है वह यह कार्य करती है। इसके अलावा भी यह अन्य और कार्य करती है, जिसे हम यहाँ पे काफी टाइम कम होने की वजह से पूरा नहीं, जैसे कि यह जो है, आप यदि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप अवश्य ही बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह कंफ्यूजिंग हो जाएंगे। तो हम आपको बताएं कि जो आईएएस या आईपीएस तरह के अधिकारी होते हैं, उनकी उनकी जो है वह ट्रांसफर, यानी कि उनके स्थानांतरण 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 को लेकर जो सिफारिश है वह यूपीएससी ही देता है। किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट जब यदि किसी कैंडिडेट का जो है वह ट्रांसफर करने वाला होता है, या तो फिर उसको जो है वह प्रमोशन उसका करने वाला होता है, तो उसके लिए जो है वह यूपीएससी से जो है वह सलाह जरूर लेता है। तो इस प्रकार के भी कुछ अन्य कार्य करता है वह। तो इस प्रकार यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी है हमारे लिए, जिसको हमने देख लिया। और इस आयोग के माध्यम से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, इस आयोग द्वारा कंडक्ट कराई जाने वाले एग्जाम की, तो और भी आवश्यक हो जाता है इसको जानने के लिए। नेक्स्ट हमारी जो बॉडी है उसको हम देखते हैं, तो वह है हमारी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में देखें, तो इसका भी जो है जिक्र कहाँ पे किया गया है, अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में किया गया है। और इसमें जो है वह एक अध्यक्ष होगा और उतने सदस्य होंगे जितने क्या होंगे,
राज्यपाल निर्धारित करेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इसको मार्क करिएगा कि राज्यपाल द्वारा निर्धारित सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट स्टूडेंट, इसको जो नियुक्ति है, इनकी जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाएगी? राज्यपाल के द्वारा। ध्यान दीजिएगा, इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। लेकिन अभी इनको जब हटाने की बात आएगी तो हटाने की बात कौन करेगा? यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो अध्यक्ष और सदस्यों को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और उन्हें केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। बेसिकली होता क्या है, जिस के द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है उसी के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे अलग है, ध्यान दीजिएगा कि जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, परंतु उन्हें हटा कौन सकता है? सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है। और किस आधार पर हटा सकता है? तो जिस आधार पर जो है वह यूपीएससी के मेंबर्स को हटाया जाता है। इनका यदि कार्यकाल देखें तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष ही है, लेकिन इनकी आयु जो है वह 62 वर्ष यहाँ पे दी गई है। 62 वर्ष यदि पहले हो जाता है तो पहले इनको हटा दिया जाएगा। जबकि यूपीएससी के मेंबर्स की कितना है? 65 है। इसके अलावा राज्यपाल को जो है वह इस्तीफा लिख सकते हैं। और इसके अलावा इनकी नियुक्ति की बात करें तो अध्यक्ष जो होता है वह यूपीएससी के सदस्य या किसी अन्य स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो सकता है, लेकिन अन्य रोजगार के लिए पात्र जो है वह नहीं है। इसके अलावा अन्य जो सदस्य है वह यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में हो सकते हैं, या फिर स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन के जो है वह अध्यक्ष के रूप में भी यह नियुक्त हो सकते हैं, लेकिन दूसरे कार्यकाल के लिए जो है यह पात्र नहीं होते हैं। तो इस प्रकार काफी इम्पोर्टेंट यह भी बॉडी रही हमारे लिए। और इसकी यदि शक्तियों की बात करें तो स्टेट की जो परीक्षाएं होती है, राज्य की जो परीक्षाएं होती हैं, उनकी नियुक्ति इत्यादि को जो है वह यह कंडक्ट कराता है। तो इस प्रकार यह हमारी एक महत्वपूर्ण बॉडी हुई। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमारी आती है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वर्ष के लिए, क्योंकि वर्तमान में जो है वह अभी इस वर्ष राष्ट्रपति ने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का जो है वह गठन किया गया है। कौन से फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का? तो 16वें वित्त आयोग का। कौन से? 16वें वित्त आयोग का। यहाँ पे लिख भी देते हैं, 16वें वित्त आयोग का जो है वह गठन किया है राष्ट्रपति ने। तो 16वें अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में। तो इसके संवैधानिक प्रावधान की यदि हम बात करें तो आर्टिकल 280 में जो है वह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जिक्र किया गया है। किसमें? आर्टिकल 280 में। इसकी संरचना की बात करें स्टूडेंट तो इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इनकी अवधि जो है वह बेसिकली 5 वर्ष के लिए होती है, यानी कि 5 वर्ष, प्रत्येक 5 वर्ष पर ऐसा संविधान में लिखा गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है वह राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में जो है वह निर्दिष्ट भी होता है इसकी अवधि। नेक्स्ट जो है पुनर्नियुक्ति के लिए जो है वह क्या होते हैं? पात्र होते हैं। तो पुनर्नियुक्ति पर जरूर ध्यान दीजिएगा हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे। तो क्योंकि इस प्रकार के जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो वह जरूर पूछे जाते हैं और काफी कंफ्यूजिंग क्रिएट कर सकता है हमारे एग्जाम हॉल में यह। तो यह जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो मेंबर होंगे या प्रेसिडेंट इसका जो होगा चेयरपर्सन, वह पुनर्नियुक्ति के लिए जो है वो क्या होगा? पात्र होगा। इसका कार्य काफी ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है। इसके कार्य को यदि हम देखें तो इसके कार्य में जो है वह मुख्य होता है केंद्र और राज्य के बीच साझा किए जाने वाले करों की शुद्ध आय का वितरण और ऐसी आय के संबंधित शेयरों के राज्यों के बीच जो है वह आवंटन से संबंधित। तो इसे हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो यह क्या करता क्या है कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी कुछ आय प्राप्त की जाती है, जैसे टैक्सेस के माध्यम से, पीएसयूज के माध्यम से, जो भी केंद्र सरकार की आय होती है, तो उसे यह क्या करता है बेसिकली कि उसे केंद्र और राज्यों के मध्य जो है वह बंटवारे के रूप में जो है वह प्रस्तुत करता है। तो यह क्या करता है? केंद्र और राज्य के मध्य बंटवारे को कराता है। किसके? केंद्र सरकार की आय को। तो इस प्रकार की जो है सिफारिश करता है। नेक्स्ट ये देखिए, तो वे सिद्धांत जो केंद्र द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान को नियंत्रित करनी चाहिए,
यानी कि भारत की संचित निधि से। तो भारत की संचित निधि से जो अनुदान जो है वह केंद्र सरकार को राज्यों को देनी चाहिए, उसकी सिफारिश करता है कि कितनी जो है वह अनुदान केंद्र सरकार को राज्यों को देना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, तो राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों को अनुपूरित करने के लिए राज्य की संचित निधि को बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय क्या है। यानी कि ध्यान दीजिए कि कहाँ पे आर्टिकल, यह भी ध्यान देते रहिए कि आर्टिकल 243 आई में 243 आई में किसका जिक्र है, राज्य वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग जो है वह किसकी सिफारिश करता है, वह पंचायतों के वित्तीय फाइनेंस पर ध्यान देता है। यानी कि पंचायतों को धन कहाँ से मिले, जो हमारी स्थानीय संस्थाएं हैं उनको जो है वह पंचायती राज संस्थाएं, उनको धन कहाँ से मिले। तो उनके द्वारा जो सिफारिश की जाती है कि उन्हें इतना इतना धन चाहिए, तो उसकी भी जांच जो है वो फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया करता है, ताकि राज्यों को धन कम ना पड़े और पंचायतों की आवश्यकता जो है वो पूरी होती रहे। तो इस प्रकार का जो है वह काम करता है। इसके अलावा सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा इसे संबंधित कोई अन्य मामला, यानी राष्ट्रपति कोई अन्य मामला इसे दे सौंप सकता है कि इस पर भी आपको कार्य करना होगा, तो वह करेगा। तो इस प्रकार जो है यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए इस वर्ष के एग्जाम के लिए। तो इसको जो है वह आप जो है वह मोस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न आने की संभावना सबसे ज्यादा है। आपको यदि हम बताएं तो इसमें ध्यान क्या क्या रखना है, तो आपको ध्यान यह रखना है, सबसे पहले तो आपको स्टेट पीसीएस की दृष्टि से ध्यान रखना है सीधे सीधे आर्टिकल की, किस आर्टिकल में इसका जिक्र है। नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको जो है वह इसके जो है वह अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या ध्यान रखनी होगी। इसके बाद जो है इसका जो है यह पुनर्नियुक्ति के लिए यह पात्र है या नहीं, इसको ध्यान रखना होगा। देन इसको आपको जो है वो कार्य एक बार आप अवश्य देख लीजिएगा एक बार, और कार्य किस प्रकार के और कौन कौन से कार्य होते हैं। बेसिकली इसका कार्य क्या होता है, डिविजिबल जो पूल होता है उसी को निर्धारित करना, जो विभाजन का पूल होता है, विभाजन का आधार होता है, कितना विभाजन करना है केंद्र और राज्य की आय में, वही निर्धारित करना होता है। तो इस प्रकार जो है आप को इन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा। नेक्स्ट जो है निकाय, यदि हम उसकी बात करें तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, यानी कि जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल के बारे में देखते हैं। यह एक क्या है, संवैधानिक निकाय है जिसका जिक्र कहा गया है आर्टिकल 279 ए में किया गया है। इसको जो है वह 279 ए यह कब 2016 में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया, जिसके माध्यम से जो है वह जीएसटी लाया गया था। तो 101वां संविधान संशोधन जीएसटी से संबंधित है, जो कि 2016 में जोड़ा गया, और इसी के माध्यम से आर्टिकल 279 ए में गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल, जिसे हम जीएसटी काउंसिल जो है वह नाम से जानते हैं, उसका प्रावधान किया गया है। इसकी संरचना की यदि बात करें तो इसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री काफी इस जो यह जो बॉडी है जीएसटी काउंसिल, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसकी जो है संरचना है। इसकी संरचना से ही प्रश्न पूछे जा सकने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है, तो संरचना पे काफी ध्यान दीजिएगा। तो इसके अध्यक्ष के रूप में जो है वह कौन होंगे, इसके अध्यक्ष रूप में सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, यानी कि मैडम हमारी जो है वह इसके अध्यक्ष है। नेक्स्ट, केंद्रीय राजस्व या वित्त जो है वह राज्य मंत्री, जो वित्त राज्य मंत्री होंगे इसके सदस्य के रूप में होंगे। इसके अलावा वित्त और कराधान के जो प्रभारी मंत्री होंगे, और प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा कोई नामित मंत्री, वह जो क्या होगा इसका सदस्य होगा। इसके अलावा सेंट्रल जो है वह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष जो है वह परिषद के सभी कार्यवाही के लिए एक अस्थाई आमंत्रित जो है वह होंगे, लेकिन क्या होगा, यह मतदान नहीं कर पाएंगे। जो केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष होंगे वह परिषद की कार्यवाही में तो उपस्थित रहेंगे, परंतु क्या करेंगे, मतदान नहीं करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, यह मतदान नहीं करेंगे। तो इस प्रकार जो है इसकी संरचना स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यह संरचना जो है वह इसके इस पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसकी यह संरचना ही है। इसी से प्रश्न जो है वह बनेंगे। इसका सचिवालय जो है वह नई दिल्ली में है।
इसका पदेन सचिव जो होता है वह केंद्रीय राजस्व सचिव होता है, जो कि कभी-कभी आप देखते ही होंगे न्यूज़ में, वह आके मीडिया को ब्रीफ करते हैं। इसका कार्य क्या होता है? तो कार्य भी इसका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं में से हो गए। तो इस पूरे बॉडी में संरचना और कार्य पे आप ध्यान रखिएगा। तो इसका कार्य क्या होगा? तो केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों द्वारा लगाए गए कर, उपकर और अधिभार जो जीएसटी में विलय हो जाएँगे। तो यानी कि कौन-कौन से कर, कौन-कौन से उपकर, कौन-कौन से अधिभार जो है वह जो किस केंद्र, राज्य या किसी भी स्थानीय निकाय द्वारा जो है वह लगाए जा रहे हैं, वह कौन-कौन से जो है वह जीएसटी में आ जाएँगे। तो इसकी सिफारिश कौन करेगा? वह करेगा जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट है, वस्तु और सेवा को जीएसटी के अधीन हो सकता है या जीएसटी से छूट दी जा सकती है। यानी कौन-सी ऐसी वस्तु या कौन-सी ऐसी सेवा है जिसे जीएसटी में शामिल किया जाना है और या तो फिर जीएसटी से छूट दी जानी है। और नेक्स्ट है कि मॉडल जीएसटी कानून, लेवी सिद्धांत, अंतरराज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान आपूर्ति पर लगाए गए जीएसटी का विभाजन और सिद्धांत जो आपूर्ति के स्थान को नियंत्रित करते हैं और इसी तरह के अन्य कार्य। तो इस प्रकार के जो कार्य हैं, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है इसका? तो कौन-कौन सी वस्तुएं और कौन-कौन सी सेवाएं जो है वह जीएसटी में शामिल की जाएंगी। और नेक्स्ट है कि केंद्र, राज्य या स्थानीय निकाय द्वारा लगाए जाने वाले कौन-कौन से कर, उपकर इत्यादि जो है वह जीएसटी के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस प्रकार जो है वह इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य हो जाते हैं। तो इसमें जो है वह इसका संरचना और इसका कार्य आप ध्यान में रखिएगा, इसी से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसका पीडीएफ जो है आप सेकंड रीडिंग के लिए इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। काफ़ी अच्छे से हमने इस पीपीटी को तैयार किया है, काफ़ी मेहनत भी लगी है इसमें, तो इसलिए आप भी जो है इसको थोड़ा अच्छे से देखिए। नेक्स्ट बॉडी देखते हैं, तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट, यानी कि अ, अनुसूचित जाति के लिए जो है वह राष्ट्रीय आयोग। तो अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग की बात करें तो इसका जो संविधान में जिक्र है वह आर्टिकल 338 में है। स्टूडेंट, आर्टिकल 338 में पहले जो संस्था होती थी उसे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब बोला जाता था। परंतु 2003 के अंतर्गत 2003 के अंतर्गत एक संशोधन किया गया, जिसके माध्यम से इन दोनों संस्थाओं को अलग कर दिया गया और इन दोनों संस्थाओं को अलग करके क्या बना दिया गया? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। नहीं तो पहले 2003 तक यह एक ही संस्था होती थी। तो इसको देखते हैं, तो 338 में इसका जिक्र है। किसका जिक्र है? काफी कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है स्टूडेंट कि शेड्यूल ट्राइब का है कि शेड्यूल कास्ट का है। तो 338 में किसका है? शेड्यूल ट्राइब कास्ट का है। यदि इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की जो नियुक्ति होगी स्टूडेंट वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। इनका कार्यकाल जो होगा वह 3 वर्ष का होगा। 2 से अधिक कार्यकाल की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे, यानी कि एक जो मेंबर होगा वह अधिकतम 2 पीरियड के लिए जो है वह कार्यकाल में आ सकता है। यदि इसके कार्य की बात करें हम स्टूडेंट, तो यह अनुसूचित जातियों और आंग्ल भारतीय समुदाय के शोषण के खिलाफ जो है वह सुरक्षा उपायों के साथ-साथ उनके सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक हितों की जो है वह क्या करता है? रक्षा करता है। तो यह इसका बेसिकली 2 महत्वपूर्ण इसके कार्य हो गए। तो दो कौन-कौन से? एक तो अनुसूचित जातियों का और एक किसका? आंग्ल भारतीय समुदाय का। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट करा सकता है एग्जाम कि आंग्ल भारतीय समुदाय देखकर तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि इसका तो नहीं ही करता होगा, लेकिन इसका करता है। नेक्स्ट बॉडी देखते हैं, तो वह है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। इसकी चर्चा भी हमने की। तो यहाँ पे देखिए, तो यह जो है वह आर्टिकल 338 ए जो कि 2000 2003 में जो है इसे जोड़ा गया। 2003 में जो है इसे जोड़ा गया। पहले यह मूल संविधान में नहीं था। इसकी यदि हम संरचना देखें तो इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य बिल्कुल सेम होगा।
यहाँ भी सेम होगा, नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। यहाँ भी 2 कार्यकाल से ज्यादा के लिए इनकी नियुक्ति नहीं हो सकती। इनका जो कार्य होगा किसके लिए होगा, वो होगा अनुसूचित जातियों के शोषण के खिलाफ होगा। तो वहां पर किसके था, शेड्यूल कास्ट और एंग्लो इंडियन के खिलाफ, और इसका शेड्यूल ट्राइब्स के खिलाफ। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो इस प्रकार यह 2 आयोग थे। नेक्स्ट आयोग जो है हमारे लिए वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। यह भी जो है वह मूल संविधान में नहीं था, इसको भी जोड़ा गया है, अभी 2018 में जोड़ा गया है 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वह कब जोड़ा गया, 2018 में 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से। स्टेट पीसीएस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसको देखते हैं, इसकी संरचना क्या होगी, तो इसकी संरचना भी सेम होगी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा और कार्यकाल 3 वर्ष। इसके बाद नियुक्ति के बाद कार्यकाल की नियुक्ति के बाद इन्हें जो है वह मैक्सिमम 2 पीरियड के लिए जो है वह नियुक्त किया जा सकता है। यदि इनके कार्य की बात करें तो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, ध्यान दीजिएगा किनके लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के शोषण के खिलाफ जो है क्या करते हैं, उपाय प्रदान करते हैं। तो यह किनके खिलाफ, तो ध्यान दीजिएगा जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है वह शेड्यूल कास्ट तथा एंग्लो इंडियन के लिए को प्रोटेक्ट करता है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वह शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन के लिए है। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वह शैक्षणिक और सामाजिक दृष्टि से जो हमारे पिछड़े वर्ग है उसके लिए है। तो यह आप ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार यह तीनों जो कमीशन है आर्टिकल 238 के तहत, तो उसको हमने देख लिया। नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कभी कभी चर्चा में आ जाती है, इसको हम देख लेते हैं। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मॉनिटरिंग, तो यह जो है वह इसका जिक्र 350 बी में किया गया है, जो कि 1956 में 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया था। तो इसकी चर्चा इसमें की गई है 350 बी में। इसकी संरचना की यदि बात करें हम, तो भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त जो है इसका एक सदस्य निकाय ही है। तो इसमें होता है भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त, जिसकी नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और इसका मुख्यालय जो है वह कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और क्षेत्रीय कार्यालय कुछ है, तो स्टेट पीसीएस की दृष्टि से ध्यान रखिएगा। तो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक मॉनिटरिंग के क्षेत्रीय कार्यालय जो है वह बेलगाम में है कर्नाटक, चेन्नई में है और कोलकाता में है। तो यह 3 जगह इसकी जो है वह क्षेत्रीय कार्यालय है। यदि मंत्रालय की बात करें तो यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, काफी कंफ्यूजिंग यहाँ पे फंसा सकता है आपको। तो लिंग्विस्टिक मॉनिटरिंग जो स्पेशल ऑफिसर होगा वह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करेगा। और इसका कार्य की बात हम करें तो यह काफी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। इसका कार्य जो है वो भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच करना है। नेक्स्ट, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक और राष्ट्रीय रूप से सहमत सुरक्षा उपाय के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को जो है वह देता है। यह भी इम्पोर्टेंट हमारे लिए कि यह जो रिपोर्ट होता है वह किसको करता है, वह भारत के राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है। नेक्स्ट, प्रश्नावली दौरों, सम्मेलनों, सेमिनारों, बैठकों, समीक्षा तंत्रों आदि के माध्यम से सुरक्षा उपाय के लिए जो है वह निगरानी करता है। तो इस प्रकार के जो प्रावधान करता है, जैसे भाषाई अल्पसंख्यक जो है उनके हितों की रक्षा की जा सके। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारी बॉडी है काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यह काफी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन अवश्य आते रहते हैं। तो इसको देखते हैं। तो इसका जिक्र जो है 148 से 149 के बीच है। आर्टिकल 148 से 151 जो है वह सीएजी के बारे में बताता है। सीएजी की नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। अभी 2023 की जो
एग्जाम हुआ था एमपीपीसीएस में, इसमें सेम यही क्वेश्चन आया था। एमपीपीएससी 2023 की एग्जाम में सेम क्वेश्चन यही आया था स्टूडेंट। तो आप ध्यान रखिए, क्योंकि इस पूरी सीरीज का जो आज का पूरी क्लास का हमारा मतलब है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपका बनना ही बनना चाहिए इस पूरे क्लास से, विभिन्न प्रकार के एग्जाम में। और यूपीएससी में भी इससे क्वेश्चन आता ही है। अभी आई थिंक 2023 में ही आया था, और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया में तो 2022 में क्वेश्चन आया था। तो हर साल एक क्वेश्चन इससे आ रहा है, तो काफी केयरफुली इसको देखिए। तो इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष और 65 वर्ष है। इस पत्र जो है वह राष्ट्रपति को पत्र लिख कर दे सकता है। और यदि इसको हटाने की बात की जाए कार्यकाल से पहले, तो राष्ट्रपति द्वारा उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आधार पर किसी और अध्यक्ष को हटाया जा सकता है, वह कौन है? तो आप कमेंट बॉक्स में उसे बताइए, अभी अभी आपने पढ़ा है। नेक्स्ट, यदि उसके कार्य की बात करें, इसके कार्य सीएजी के, तो यह केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सरकार से जो है धन प्राप्त करने वाले अन्य निकायों की प्राप्तियों और व्यय को जो है क्या करता है? ऑडिट करता है। यानी कि विभिन्न जो सरकारी निकाय हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के, जो कि सरकार से धन प्राप्त करते हैं, उन निकायों को क्या करता है? उनकी प्राप्ति, यानी कि वो आय कहाँ से पा रहे हैं और आय कहाँ से जो है वह व्यय कर रहे हैं, तो इस प्रकार की जो है वह जांच कौन करता है? सीएजी। तो यह इस प्रकार यह जो हमारा बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल, यह काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। काफी मोस्ट है ये, इससे एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। अब बचे हुए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह सभी मोस्ट है, यह सभी मोस्ट है, क्योंकि इनसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 2022 में जो है वह, यहाँ पे हम लिख भी दें, यूपीएससी में जो है वह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जिक्र की यदि हम बात करें, तो आर्टिकल 76 में है, जहाँ पे बताया गया है कि एक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। नेक्स्ट, इसका जिक्र 88 में है और 105 में भी है, क्योंकि यह 105 में क्यों है? 105 आप जानते होंगे कि यह प्रिविलेजेस से संबंधित है, यानी विशेषाधिकार से संबंधित है। और अभी हम पढ़ेंगे कि अटॉर्नी जनरल जो है वह एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य न रहते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, सिर्फ वोटिंग नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार, तो इसकी नियुक्ति जो है वह कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। कौन होता है? विधि अधिकारी। और इसकी जो अवधि है, कार्यकाल क्या होगा? तो यह संविधान द्वारा तय नहीं है। तो आप इसे ध्यान रखिए कि यह क्या है? संविधान द्वारा तय नहीं है। ऐसा एक बना लिया गया है, ट्रेडिशन के रूप में फॉलो किया जाता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया तब इस्तीफा दे देगा जब उसको नियुक्त करने वाली सरकार या तो गिर जाएगी या विघटित हो जाएगी या उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार का एक प्रावधान है जो कि कहीं पे लिखा नहीं गया है, बेसिकली होता है। यदि त्यागपत्र की बात करें, तो यह कार्यकाल पूरा करने से पहले अपना जो है वह राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, और इसका जो सैलरी इत्यादि होगी वह संसद के द्वारा न निर्धारित होकर किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ से आपको जो है वह प्रश्न आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे दे सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में कि इसका जो सैलरी इत्यादि जो होता है, परिलिप्धियां, वह संसद द्वारा निर्धारित होती है। तो यह गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं सारे, वह राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होते हैं। नेक्स्ट, यदि इसके कार्य की हम बात करें, तो केंद्र सरकार के प्राथमिक वकील के रूप में यह कार्य करता है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में इसका जो है वह प्रतिनिधित्व करने के साथ साथ जो है वह सभी कानूनी मामलों पर सलाह देता है। यह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। यानी कि जैसे यदि भारत सरकार के खिलाफ यदि किसी ने याचिका दाखिल की, भारत सरकार के खिलाफ किसी ने केस किया, तो भारत सरकार का पक्ष रखने कोर्ट में कौन जाएगा? वह होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इसी प्रकार का एक पद होता है हमारे राज्यों के लिए, तो होता है एडवोकेट जनरल ऑफ
स्टेट, यह भी एक क्या है, संवैधानिक पद है जिसका जिक्र कहाँ पे किया गया है, 165 में किया गया है। इसके अलावा 177 और 194 में भी इसका जिक्र है, वही विशेषाधिकार को लेकर। इसकी नियुक्ति बेसिकली राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसकी अवधि भी जो है वह कार्यकाल की अवधि भी संविधान में तय नहीं है, और इसको जो है वह त्यागपत्र यह राज्यपाल को लिख कर दे सकता है, और इसका जो इमाल्यूमेंट्स है और मेहनताना इत्यादि जो होता है वह राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि विधानसभा के द्वारा। यदि इसके कार्य की हम बात करें तो कार्य में यह राज्य सरकार के प्राथमिक वकील के रूप में कार्य करता है। जैसा कि केंद्र के संबंध में अभी हमने देखा अटॉर्नी जनरल के रूप में, तो बेसिकली वही कार्य होता है, लेकिन इसका जो जुरिस्डिक्शन होगा वह राज्य तक सीमित होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में इसका जो है वो प्रतिनिधित्व करता है, किसका, राज्य का, सभी कानूनी मामलों में सलाह देता है। तो इस प्रकार यह दोनों बॉडी जो है हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनके नीचे जो है वह एक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है, जो कि एक संवैधानिक निकाय नहीं है, आप उसके बारे में पढ़िएगा, एक होम असाइनमेंट है आपका कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में आप जाकर पढ़िएगा, उससे भी प्रश्न आते हैं। वह बेसिकली संवैधानिक निकाय नहीं है, उसके बारे में आप पढ़िएगा। तो इस प्रकार आज का इस सेशन में हमने सभी जो हमारे संवैधानिक निकाय हैं उनको पढ़ लिया। संवैधानिक निकाय जो होते हैं संविधान में निहित सिद्धांतों को जो है बनाए रखने और लोकतंत्र को जो है वह सुचारू रूप से उसके कामकाज को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी यह पूरा टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। तो यह टॉपिक हमारा समाप्त हुआ। काफी अच्छे से इसको आप देखिए, इसका जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। यदि क्लास पसंद आई हो तो उसको लाइक करिए, और यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।